जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ किया था रासायनिक बलगति की, चलिए उसका आज लास्ट टॉपिक है। आज आपके लेसन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। तो लास्ट में है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो मैं बताऊँ व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, या प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनका वेग किसी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने ले लिया 2H2O डाइवर्ट टू 2H2O प्लस O2, अर्थात जो इसका वेग होगा वो किसके बराबर होगा? H2O, या इनका वेग देख लिया जाए तो बराबर होगा आपका RCOO, अर्थात प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिनका वेग किसी एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है, या किसी एक अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अब यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के व्यंजक का निर्माण करना कि सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक निम्न होता है, तो वेग स्थान के लिए व्यंजक, ठीक है ना। किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो माना कोई अभिक्रिया, माना कोई अभिक्रिया A gives to प्रोडक्ट क्या दे देती है आपका, ठीक है ना। जब प्रारंभिक समय हो तब इसके साथ हमने A माना, तो ये क्या हो गया आपकी 0। जब समय हमने कुछ ले लिया t बराबर t1, तो सांद्रता A माइनस एक्स, ये कितनी हो जाएगी x। तो जो अभिक्रिया का वेग या दर होगा आपका, तो लिखा जा सकता है था dx अपान dt, जो समानुपात होगा किसके होगा? A माइनस एक्स। इसी प्रकार लिखें dx अपान dt, कांस्टेंट ले लेंगे तो आ जाएगा k a माइनस का x, ठीक है ना। पक्षांतर कर दिया तो आ जाएगा dx अपान a माइनस एक्स बराबर k dt। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब इसका हमने दोनों पक्षों में हमने समाकलन कर दिया। जब दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे तो समाकलन dx अपान a माइनस एक्स बराबर समाकलन k को समाकलन से बाहर रखेंगे, है ना, तो k समाकलन dt, ठीक है ना। तो dx अपान a माइनस एक्स का समाकलन हो जाएगा माइनस का लॉग, बेस में रहेगा e, a माइनस एक्स बराबर k dt को हो जाएगा t प्लस का c आपका एक समाकलन नियतांक है। सी क्या है यहाँ पर? एक समाकलन नियतांक, इतना याद रखिएगा। अब यदि हमने t बराबर 0 और देन x बराबर क्या मान लिया हो? 0 मान लिया, ठीक है ना। तो दोनों के वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 से जब t बराबर 0 मानेंगे और x बराबर 0 मानेंगे तो माइनस का लॉग बेस में रहेगा t, ठीक है ना। x बराबर 0 हो जाएगा और t बराबर 0 हो जाएगा, तो बराबर क्या जाएगा c बराबर आ जाएगा माइनस का लॉग a। तो c का मान समीकरण 2 में रख दें। c का मान किस में रख दें? समीकरण 2 में रख दें, ठीक है ना। और यदि c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 आपका निम्नवत है, माइनस का लॉग बेस में क्या है e माइनस kt माइनस का लॉग a, ठीक है ना। इन चीजों को हमने फिर पक्षांतर ले लिया तो आ जाएगा kt बराबर माइनस a माइनस का x, ठीक है ना।
लॉग ए माइनस का लॉग ए माइनस का एस, यहाँ पर फॉर्मूला लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है ना। तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बटे एन, तो के टी बराबर आ जाएगा लॉग बेस में ई एम बटे एन, ये एम वैल्यू मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे एन वैल्यू, ओके। अब के बराबर आ जाएगा 1/t लॉग ए बटे ए माइनस का एक्स, ठीक। अब बेस ई को यदि बेस 10 में डाइवर्ट कर दें, बदल दें, तो हमको 2.303 का क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो जो आपका सूत्र बनेगा के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस में क्या रहेगा 10 ए बटे ए माइनस का एक्स। तो ये आपका आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक है ना। इसका व्यंजक है आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो कभी कभी आजाद सिद्ध कीजिए के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस में 10 ए बटे ए माइनस का एक्स, ठीक है। इसके पश्चात आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, लक्षण या गुण, है ना। तो लक्षण प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो लक्षण होंगे, जो प्रॉपर्टीज होंगे, नंबर पहला, है ना। नंबर पहला जो आपने देखा भी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन समीकरण का, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग बेस में 10 ए बटे ए माइनस का एक्स, निम्न समीकरण का पालन करती है। नंबर दूसरा, ठीक है ना। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बोला जाए कि अभिकारक की सांद्रता n गुना करने पर, अभिकारक की सांद्रता n गुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी n गुना हो जाता है। नंबर थर्ड, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग और वेग स्थिरांक के व्यंजक अलग अलग होते हैं। वेग और वेग स्थिरांक के व्यंजक अलग अलग होते हैं। तो वेग के व्यंजक को हमेशा या वेग और वेग स्थिरांक की मात्रक या यूनिट या इकाइयां अलग अलग होती है। तो वेग का मात्रक मोल इंटू लीटर की पावर -1 इंटू सेकेंड की पावर -1, और के वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड की पावर -1। नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया अनंत समय तक चलती है, अर्थात ये पूर्ण होने में अत्यधिक ज्यादा समय लेती है, ठीक है ना। लास्ट में नंबर 5, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। अब जो लास्ट पॉइंट है इसमें वो है आपका अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड्स, या व्हाट यू मीन बाय हाफ लाइफ, है ना। तो अर्ध आयुकाल क्या है, तो अर्ध आयुकाल क्या कहते हैं, किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, ध्यान सुनिएगा, है ना। किसी भी अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल वह समय अंतराल होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता, जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है ना। अर्धायुकाल के लिए देखिए बताया जाए तो अर्धायुकाल सर्वप्रथम कहते हैं ना रेडियोएक्टिव पदार्थों के लिए यूज किया गया था, और रेडियोएक्टिव पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही विकृत होकर नए पदार्थों का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। अर्थात उनका नाभिक स्वतः दूसरे नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। उसी के थ्रू इसको दिया गया कि अर्धायुकाल किसी भी अभिक्रिया में वह समय अंतराल होता है जिसमें अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ठीक है ना। अर्धायुकाल को T1/2 या T50% या T0.5 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब सबके अर्धायुकाल के लिए अपना अलग अलग होता है, जैसे हमने देखा जीरो वाले रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए देखें यदि, है ना, तो जीरो ऑर्डर के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता था समानुपाती, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखें तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो अर्धायुकाल होगा वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, इसी क्रम में निम्नवत होगा, ठीक है ना। तो यहां से आपका
इंटरमीडिएट का रासायनिक बल गतिकी चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।